बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही। तब से मैंने यह काम छोड़ दिया। चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूम कर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कई बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डर कर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। A little child by the name of David lived a long time ago in the country of Israel. He lived in the town of Bethlehem,
and was the youngest of 8 brothers. David was not your typical youngster. He was tasked with taking care of his father's sheep. He ensured that no harm came to the fields by spending his days and nights there. It was not an easy task, particularly when there was a risk. The sheep were frequently targeted by lions and bears, but David was a fearless man. He repelled them with only his staff and sling to save his flock. David enjoyed playing his harp when he wasn't among his sheep. Even the birds paused to listen to his exquisite playing. A wise man by the name of Samuel paid David a visit one day. God had revealed to Samuel that David will rule Israel as king in the future. As a result, Samuel anointed David, designating him for a crucial position. Meanwhile, a major issue was developing in a nearby valley. Both the Israelites and the Philistines, their adversaries, were getting ready for combat. Goliath was the monstrous warrior of the Philistines. He was more powerful than a bear and taller than any man. Goliath challenged the Israelites to send a warrior to face him every day, but they were all too terrified. David once went to his brother's location in the Israelite army to deliver food to them. He was shocked to see that everyone was terrified of Goliath. David declared, "I'll take on Goliath. God kept me safe from bears and lions while I looked out for my sheep. He'll now defend me." David received armor from the king, but it was too heavy. David made the decision to utilize merely some stones and his sling. David picked up a stone, put it in his sling, and slung it fiercely as Goliath advanced. Goliath was struck squarely in the forehead by the stone as it soared into the air. Goliath fell to the ground, and David won. David's bravery showed that no matter how small you are, you can overcome big challenges with faith and courage. And that young boy, David, would go on to be one of the greatest kings of Israel. Well, hello there. Huh? Hi. Oh. Hello. My name is Atom. I am matter that forms a chemical element known as atmospheric gas, such as carbon dioxide and oxygen. And I, well, as you can see, am a tree. I do my best to improve air quality, stabilize the ground, and provide food. They call me Vigor for vitality, healthy, well-balanced growth, strong, and... Huh? You won't like me when I'm hangry. Oh! Bigger. I'm Samantha, but you can call me Sam. That's my nickname. We are a team of environmentalists. You can call me a tree hugger. We're on a mission. To save the world one tree at a time. Hey, I hear music. Hey, they're playing our song. Until we meet again. We can plant another tree together. See you real soon. Hello, little friends. Welcome to our fun learning adventure in the forest. I'm Rabbit, and I'm super excited to introduce you to all my amazing friends. First up, we have Bird. She's our feathered friend who loves to sing and fly high up in the sky. Hi, everyone. I love to chirp and tweet in the trees. Next, we have Giraffe. He's the tallest animal in the forest with a super long neck. Hey there, little pals. I can see all around with my long neck. Now let's meet Owl. She's our wise friend who stays up all night and sleeps during the day. Hoo-hoo. Hello, young learners. I love to stay awake at night and learn about the stars. Here comes Parrot. He's our colorful friend who loves to repeat everything he hears. Hello, kiddos. I can mimic any sound I hear. Isn't that cool? Last but not least, we have Elephant. He's the biggest and strongest animal in the forest, with a trunk as long as a tree. Greetings, little ones. I love to splash around in the water and make trumpet sounds. Wow! Aren't my friends amazing? They each have their own special talents and qualities that make our forest home so wonderful. Well, friends, that's all the time we have for today's adventure in the forest. But don't worry, we'll be back soon with more fun and learning. Until then, keep exploring and discovering new things every day.
एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो खूबसूरत माउंटेन और घने जंगल के दरमियान था, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम आरिश था। आरिश बहुत क्यूरियस और एडवेंचरस था, हमेशा अजीब और फैंटास्टिकल जगहों कई सपने देखता रहता। एक दिन गांव के किनारे की सैर करते हुए उसने एक रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता एक पुराने जादुई घर तक जाता था जो फूलों से ढका हुआ था और एक गार्डन जो जादू से चमकता था उसके इर्द गिर्द था। आरिश खूफ और जोश से घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश की, वो एक गरम सुनहरी रोशनी से चमक उठा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कि वो उसको बुलाता हो। अंदर घर अजीब और शानदार चीजों से भरा हुआ था। किताबें जो राज बताती थीं, पेंटिंग्स जो हरकत करती थीं और फर्नीचर जो अपनी ही धुन पर नचता था। जब आरिश घर को देख रहा था, उसकी मुलाकात एक बारी उल्लू से हुई जो बोल सकता था। उल्लू का नाम ओलिवर था। ओलिवर ने आरिश को समझाया कि ये घर जादू की एक दुनिया है और ये किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जिसका दिल पाक हो ताकि उसके राज मालूम हो सकें। घर का अपना एक मैजिक था जो अपना जादू उन लोगों से शेयर करना चाहता था जो इसके लायक थे। ओलिवर ने आरिश को घर के अंदर घूमने में मदद की और उसे अद्भुत कमरे दिखाए। एक गार्डन जहां फूल मिलकर गाते थे, एक लाइब्रेरी जहां हर किताब एक अलग दुनिया का दरवाजा थी और एक रसोई जहां मसाले और इंग्रेडिएंट्स खुद नाच कर खाना बनाते थे। हर कमरा एक नया राज था और आरिश ये देखकर बहुत खुश होया। लेकिन घर ने आरिश के लिए एक छोटा सा इम्तिहान भी रखा था। घर के सबसे गहराई हिस्से में एक ताला लगा हुआ कमरा था जो सिर्फ वो खोल सकता था जो सच्चे दिल से जादू पे यकीन करता हो। ओलिवर ने आरिश को एक चाबी दी और कहा कि अपने दिल पर भरोसा करो। आरिश ने गहरा सांस लिया और ताला के सामने गया, चाबी डाली और घूमे। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक कमरा रोशनी से भर गया और ऐसा खूबसूरत मंजर आरिश ने कभी नहीं देखा था। एक आईना जो मुस्तकबिल दिखाता था। इसमें आरिश ने अपने आप को देखा जो बड़ा होके अपने गांव का एक मेहरबान और अक्लमंद लीडर बन गया था जो अपने गांव में खुशहाली लाता था। उसने महसूस किया कि असली जादू उसके अंदर ही था। आरिश ने ओलिवर और जादू के घर का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अक्सर वापस आएगा। और इस तरह आरिश और जादू का घर सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती ने गांव में सलोन तक जादू और खुशियों को ले आया। नाम का एक कछुआ था और उसके मुख से निकला, आज पता नहीं क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैं सुबह सुबह ही पढ़ने के लिए उठ गया था। लाख कोशिश के बावजूद मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। लगता है रात को ठीक से सोया नहीं। लेकिन मैं तो 10 बजे सो गया था, यानी मैं 8 घंटे से अधिक सो चुका हूँ। लेकिन 8 घंटे की नींद तो काफी होती है। मुझे थोड़ी देर कुछ काम करना चाहिए, फिर पढ़ने बैठूंगा, तब मन भी बहल जाएगा। टर्बो घर में ही टहलने लगा, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी टर्बो बोला, क्यों ना थोड़ी देर टीवी देख लूं। वो कार्टून और फिल्म देखने लगा, लेकिन उसे पढ़ाई की भी चिंता हो रही थी। उसने कुछ ही देर बाद टीवी भी बंद कर दिया। उसने फिर से अपनी किताब खोली। टर्बो का काफी सारा होमवर्क बाकी बचा था, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण परेशान था। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों ना मैं अपने किसी दोस्त की मदद लूं। इस तरह उसके मन में लिली नाम की गिलहरी, किट्टी नाम की बिल्ली, मीकू नाम का खरगोश जैसे दोस्तों के नाम आए। मैं मीकू के पास जाता हूँ, वो काफी बुद्धिमान भी है, वो मेरी जरूर मदद करेगा। ये सोचते हुए टर्बो अपनी किताब व कॉपी के साथ मीकू के पास मिलने निकल गया। तभी मीकू बोला, अरे टर्बो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मीकू ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसकी नजर टर्बो की किताबों पर पड़ी तो वो चौंक गया। तुम अपनी किताब कॉपी के साथ आए हो, कोई खास काम है क्या? हाँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यार, मेरा बार बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मन ही नहीं लग रहा। इतना होमवर्क पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं उसे कैसे पूरा करूँगा। टर्बो की बात सुनते ही मीकू बोला, पहले तुम आराम से बैठो, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए हैं, उन्हें खाओ, फिर तुम्हारे होमवर्क के बारे में सोचते हैं। टर्बो ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, पराठे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। अब बताओ मैं क्या करूं? अपना होमवर्क कैसे पूरा करूं? मीकू ने उसे समझाया, तुम बेकार टेंशन ले रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें समय का सदुपयोग करना होगा। मैं बताता हूँ तुम अपना होमवर्क कैसे पूरा कर सकते हो। तुम
हर सुबह 3 घंटे का समय निकालो। उन 3 घंटों को तुम लॉक कर सकते हो, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी टर्बो बोला। लॉक मतलब? मीकू बोला। मतलब जैसे कि हमारी अलग अलग क्लास होती है, गणित, विज्ञान, इतिहास, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गणित की क्लास में सिर्फ गणित पढ़ते हैं, विज्ञान की क्लास में सिर्फ विज्ञान, उसी तरह से इस लॉ क्लास में भी तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उन 3 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करोगे। वैसे अगर बहुत जरूरी काम हो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा पूरा जोर पढ़ाई पर ही होगा। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं एक ही बार में सभी काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दूंगा। पहले उसे ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। टर्बो ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई तुम्हारा शुक्रिया। मीकू बोला। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के। Please like, share and subscribe my channel.